जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी मई के करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जिन लोगों ने मार्च करंट अफेयर्स, अप्रैल करंट अफेयर्स ना देखा हो वीडियो, या कोरोना से अपडेट वीडियो जो पड़े हुए हैं वो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट पे ये सारे वीडियो आपको दिए गए हैं। इसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट बात आपसे देखिए, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, पहली बार आ रहे हो, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपको अच्छे से अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छी क्लास मिलती रहेगी। और इसी के साथ अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दिए गए, वहां से जा करके आप वीडियो को देख सकते हो। अगर कोई नई वीडियो या कोई नई क्लास या किसी टॉपिक पर आप क्लास चाहते हो तो कमेंट करिएगा। कमेंट के साथ हम आपको नया वीडियो प्रोवाइड करा देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। लगातार आपकी करंट अफेयर्स की क्लास मार्च से लेकर के हम कंटिन्यू चल रहे हैं। 2 वीडियो आपके डे और थीम पर भी आ चुके, 2 वीडियो आपकी बुक्स पर आ चुके, इंपॉर्टेंट बुक्स। बहुत जल्दी वो भी आने, और भी बुक्स के वीडियो और डे थीम के वीडियो आने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत जल्दी ही हम आपका जो जीआई टैग से रिलेटेड एक वीडियो पड़ा है, एक वीडियो जीआई टैग का और लाने वाले हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी। सबसे पहले आज हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को, यानी मई का करंट अफेयर्स कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ से आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हो कि जो भी क्वेश्चन हम ला करके आपके सामने रखते हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है। बाकी सारे क्वेश्चन हम पहले ही हटा देते हैं, इसीलिए हमको थोड़ा सा करंट अफेयर्स को क्वेश्चन निकालने में समय भी लगता है। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एक पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार ये किसे दिया गया? ये इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा? क्योंकि ये पुरस्कार जिस देश ने दिया है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये एक देश द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात, ये एक भारतीय को मिला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के बारे में बात करें तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जापान की सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात, ये पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया, इनका नाम है थंगजाम धबाली सिंह। थंगजाम धबाली सिंह ये कौन है? तो इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये मणिपुर के हैं और ये पेशे से डॉक्टर हैं। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया, अगर इसके बारे में बात करें तो इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया कि इन्होंने जापान और भारत दोनों के बीच में पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो संबंधों को बढ़ाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार किसे दिया गया? थंगजाम धबाली सिंह को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगली बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा। इनका नाम है जे अरुण कुमार। ये जो जे अरुण कुमार हैं ये कर्नाटक के हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने नाम ना सुना हो,
हमने भी नहीं सुना था। ये कर्नाटक के हैं। दूसरी बात, ये आईपीएल के जो संस्करण होते थे उसमें आईपीएल में बंगलौर की ओर से खेल चुके हैं। तो इन्हें अभी यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा काम है। दूसरा, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा जिसने सबसे ज्यादा रोजगार लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में दिए? तो इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं। अगर आपसे दूसरे नंबर पर बात करी जाए तो सेकंड नंबर पर है इसमें आपका राजस्थान, और आपका तीसरे नंबर पर कौन है? तो आपका अपना उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर इसमें आता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आपको बात बताएं तो मनरेगा के तहत पूरे लॉकडाउन में जो रोजगार दिए गए, लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत जो पूरे रोजगार दिए गए, अगर टोटल को 100% मान लें तो इस 100% का 24% लगभग रोजगार छत्तीसगढ़ ने अकेले दिया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से आपको एक पॉइंट हम आपको और बता चुके हैं पहले कि छत्तीसगढ़ से आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ बनाया गया था? भारत का पहला गार्बेज कैफे ये बना था छत्तीसगढ़ में ही, अंबिकापुर जगह है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में बना था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। एक हमने आपको और बताया था और ये पॉइंट ये था, गार्बेज कैफे से कंफ्यूज मत करिएगा, कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खुला था? तो याद रखिएगा, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, ये पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको, ये कहाँ खोला गया था? तो हमने आपको बताया था तब भी, ये भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया था। तो यहां से ये पॉइंट याद रखना है। छत्तीसगढ़ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभी एक, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने क्वारंटाइन लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था रक्षा सर्व ऐप। ये ऐप वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया ऐप कौन सा था? रक्षा सर्व ऐप। ये होम क्वारंटाइन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इस पोर्टल का नाम क्या था? इस पोर्टल का नाम था पढ़ाई आपके द्वार। पढ़ाई आपके द्वार, ये पोर्टल था, ये बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड था। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। इस वेबसाइट का नाम क्या था? इस वेबसाइट का नाम था सीजी हार्ट। सीजी हार्ट, ये ऑनलाइन खरीदारी या परचेजिंग के लिए लॉन्च की गई थी। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्ना विद्या दिवेन योजना कहाँ की है?
जगन्ना विद्या दिवेना योजना, दिवेना योजना ये कहाँ की है? ये योजना आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये जगन्नाथ दिवेना योजना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। इस योजना का संबंध किससे है तो आप लोगों को बता दें, जैसे आपका स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट के अकाउंट में आती है, लेकिन इस योजना के तहत जो स्कॉलरशिप होगी वो स्कॉलरशिप अभिभावक के अकाउंट में जाएगी। तो ये याद रखिएगा, इस योजना के तहत क्या किया गया, तो जो स्कॉलरशिप है वो अभिभावक के अकाउंट में जाएगी। इस योजना के तहत ये वहाँ की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है निकेई एशिया पुरस्कार। निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनका नाम है प्रोफेसर टी प्रदीप। प्रोफेसर टी प्रदीप को निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। इनको क्यों चुना गया? तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये मद्रास आईआईटी में प्रोफेसर हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार जीता है। यानी इन्हें किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या किया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके तहत लोगों को पेयजल 2 पैसे प्रति लीटर प्राप्त होगा। यानी पेयजल जो लोगों की समस्या है, पेयजल लोगों को 2 पैसे प्रति लीटर में प्राप्त होने लगेगा इस योजना के तहत। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है, निकेई एशिया पुरस्कार 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहला क्षेत्र तो आप लोगों ने नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा कि निकेई एशिया पुरस्कार 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। जिन्होंने एशिया में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया हो, यानी एशिया को बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया हो, उन्हें निकेई एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो पहला क्षेत्र हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा है संस्कृति एवं समुदाय, संस्कृति एवं समुदाय। इसके बाद तीसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो तीसरा क्षेत्र है आर्थिक एवं व्यावसायिक नवाचार, आर्थिक एवं व्यावसायिक नवाचार। तो इन 3 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि संस्कृति और समुदाय में ये किसे दिया गया, तो संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में ये दिया गया नेपाल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद ये नेपाल के हैं, इनको दिया गया, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए आर्थिक एवं व्यावसायिक नवाचार के लिए किसे दिया गया, तो ये दिया गया एंथनी टेन और टेन हाइलिंग को। एंथनी टेन और टेन हाइलिंग को, इन 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा, ये दोनों आपके मलेशिया से, मलेशिया। और ये पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 3 क्षेत्रों में, जिन्होंने एशिया को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला पॉइंट है फेसबुक ने वीडियो चैट हेतु फेसबुक ने वीडियो चैट हेतु कौन सा नया वीडियो चैट हेतु कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? नया फीचर लॉन्च किया है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये फीचर देखा भी हो। तो इस नए फीचर का नाम क्या है बताइएगा? इसका नाम है मैसेंजर रूम। मैसेंजर रूम। मैसेंजर रूम नाम से ये नया वीडियो चैट फैसिलिटी लॉन्च की गई है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक के बारे में बात करें अगर, तो फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके सीईओ की बात करें तो इस समय है मार्क जुकरबर्ग। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि नासा के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे निश्चित रूप से किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। इनका नाम है जेम्स एम बेग्स। जेम्स एम बेग्स यूएसए के ही थे ये, जेम्स एम बेग। और इन्होंने पूर्व अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य कब से कब तक किया? तो याद रखिएगा 1981 से 85 के बीच में ये नासा के अध्यक्ष रहे। इतनी बात आपको याद रखनी। इसके बाद अगली बात करें, भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पहली बात तो ये मनाती है भारत सरकार द्वारा, ये मनाया जाता है। दूसरी बात, ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अगर पूछा जाए पहली बार ये कब मनाया गया, तो याद रखिएगा पहली बार मनाया गया था 30 अप्रैल 2018 को। तो इतने पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है, नोट कर लीजिएगा, नॉन फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज, नॉन फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज, नॉन फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019 किसे दिया गया? द हिंदू प्राइज किसे दिया गया? तो ये दिया गया है शांतनु दास को। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसे दिया गया? तो ये शांतनु दास को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट याद रखना है, आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसके पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये सभी छोटे व्यवसायों के हेतु एक अभी योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था बाउंस बैक लोन योजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाउंस बैक लोन योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई? बाउंस बैक लोन योजना। तो बाउंस बैक लोन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? बाउंस बैक लोन योजना शुरू की गई है ब्रिटेन द्वारा। ब्रिटेन की राजधानी आप सबको पता ही है क्या है, लंदन है। इस समय वहाँ के पीएम कौन है? तो वहाँ के पीएम आपको मालूम ही है, बोरिस
जॉनसन। इसके बाद तीसरी बात जो याद रखनी है, वहां के वित्त मंत्री का नाम, वित्त मंत्री का नाम है ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ये बाउंस बैक योजना जो शुरू की गई, ये छोटे व्यवसायियों के लिए शुरू की गई थी, ये भी नोट कर लीजिएगा, छोटे व्यवसायियों हेतु। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है, आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य ने की है? बताइएगा। आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत की है केरल राज्य सरकार द्वारा। आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत केरल राज्य सरकार ने की है। ये जो स्कीम है, इसको जिला स्तर पर आयुर रक्षा जो इस क्लिनिक शुरू किया गया, इसे जिला स्तर पर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सब में चालू किया गया है, सभी सरकारी अस्पतालों में। इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत ये किया जाएगा कि जो आयुर्वेद के माध्यम से आपका इलाज किया जा रहा है, आयुर्वेद का प्रयोग करते हुए इसका यानी कोविड-19 का ट्रीटमेंट सभी जिला अस्पतालों में जो भी सरकारी है उनमें इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसके लिए केरल राज्य सरकार द्वारा कौन सा क्लिनिक शुरू किया गया? आयुर रक्षा क्लिनिक, जो कि जिला स्तर पर सभी सरकारी अस्पतालों में होगा। तो यहाँ से इतनी बात याद रखने के साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला कोविड-19 के विरुद्ध, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, कोविड-19 के विरुद्ध आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य हमने आपको बताया था गोवा था। इसके बाद कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मुक्त होने वाला भी पहला राज्य कौन सा था? तो भी आपका कौन था? गोवा ही था। तो ये पॉइंट इतने आपको याद रखने यहाँ से। इसके बाद केरल राज्य सरकार की अगर बात करें तो केरल के, आपको सबको मालूम है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद केरल के बारे में दूसरा कि यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। इसके बाद अगली बात करें कि कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को किसने लॉन्च किया था? तो केरल में ही ये लॉन्च की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई थी केरल राज्य सरकार द्वारा। इसके बाद केरल से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इस किट का नाम क्या था? तो इस किट का नाम था चित्राजीन नाम था इसका। इसके बाद अगली बात करें कि दरवाजा वितरण योजना किसने लॉन्च की थी? तो अभी केरल राज्य सरकार ने ही दरवाजा वितरण योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत दरवाजे पर जो भी राशन है उसको उपलब्ध कराने के लिए। इसके बाद कोरोना के विरुद्ध एक अभियान चलाया था केरल राज्य सरकार ने, जिसका नाम था ब्रेक द चेन अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भी आपका केरल राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था।
इसके बाद ये कोरोना के विरुद्ध चलाया गया था। इसके बाद एक मंदिर अभी काफी चर्चा में रहा था जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका केरल में है। केरल के जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग का एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो देख लीजिएगा। केरल का जीआई टैग जैसे एक तो आपका मयूर गुड़ है, दूसरा आपका नीलांबर टीक है। ये कुछ जीआई टैग हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद केरल से ही बात करें तो देश की पहली एलएनजी बस का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, देश की पहली, ये भी पॉइंट हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में, एलएनजी बस कहाँ चलाई गई थी? तो ये केरल के कोच्चि में ही चलाई गई थी, याद रखिएगा। देश का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ पर है? तो ये भी आपका केरल में ही है, जिसका नाम है कनक कुन्नू गार्डन। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कनक कुन्नू गार्डन केरल में ही है। इसके बाद भारत की पहली सुपर फैब लैब कहाँ चलाई गई? तो ये भी आपकी भारत की पहली सुपर फैब लैब, ये भी आपकी केरल में ही संचालित हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला, प्लाज्मा थेरेपी इस समय काफी चर्चा का विषय है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका पहला राज्य केरल ही था, जिसने प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। या कहा जाए कि सबसे पहला सफल परीक्षण किसने किया था? तो सबसे पहला सफल परीक्षण आपका केरल ने ही किया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जबकि प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहले प्रयोग किस सरकारी अस्पताल में किया गया? प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग सबसे पहले किस सरकारी अस्पताल में किया गया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर करिएगा, इसका आंसर है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित। तो इतने पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने वाला राज्य। सभी पत्रकारों को 50 लाख रुपए जीवन बीमा कवर देने वाला राज्य कौन सा है? पहले भी बता चुके हैं, बताइएगा नाम। ये राज्य है आपका असम। असम ने सभी पत्रकार जो कि कोरोना के दौरान बाहर पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनका 50 लाख का बीमा कवर होगा, जो कि असम राज्य सरकार द्वारा दिया गया होगा। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने भी पत्रकारों के लिए घोषणा की थी, अभी पत्रकारों के लिए हरियाणा ने भी अभी घोषणा की थी। हरियाणा ने 10 लाख रुपए का बीमा कवर की घोषणा
की थी, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट अभी हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। इसके बाद अगर आपसे उड़ीसा की बात करी जाए तो उड़ीसा में उड़ीसा राज्य सरकार ने भी पत्रकारों के लिए घोषणा की थी, और उड़ीसा राज्य सरकार ने कहा था कि यदि कोई पत्रकार कोरोना के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कोविड-19 के संक्रमण के कारण अगर उसकी मृत्यु होती है, तो उड़ीसा राज्य सरकार उस मरने वाले के मृतक आश्रित परिवार को 15 लाख रुपए की सहायता देगी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कितना, 15। असम 50, हरियाणा 10, उड़ीसा 15 लाख रुपए देगा मरने वालों को। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने एक घोषणा भी की थी, थोड़ी सी अलग थी। आंध्र प्रदेश ने यह घोषणा की थी कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट है, यानी कोई रोगी है, और वह रोगी यदि ठीक हो चुका है, तो ठीक होने के बाद भी उसको 2,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। और ये 2,000 रुपए क्यों दिए जाएंगे, तो उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो अपना ध्यान दे सके, इसके लिए 2,000 रुपए उसे दिए जाएंगे। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी। तो यहाँ से इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर एक पॉइंट इसी से रिलेटेड और है, भारत सरकार ने भी एक घोषणा की थी। भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक घोषणा की थी कि अगर जो भी व्यक्ति बंदरगाह पर काम करने वाले हैं, जैसे बंदरगाह में कार्यरत कर्मचारियों हेतु भारत सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी बंदरगाहों पर कार्यरत कर्मचारी हैं, अगर वो कोरोना संक्रमण के दौरान यानी ड्यूटी के कारण ड्यूटी करते हुए अगर कोरोना से संक्रमित हुए, यानी कोविड-19 से यदि संक्रमित हो जाते हैं और संक्रमित हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें भारत सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। तो मृत्यु के बाद मुआवजा राशि उनके परिवार को कितनी दी जाएगी, तो याद रखिएगा 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके लिए भारत सरकार ने डेट भी इशू की थी 30 सितंबर 2020 तक के लिए, कि 30 सितंबर 2020 तक यदि बंदरगाह पर कार्यरत कोई भी कर्मचारी होगा और उसकी मृत्यु यदि कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, तो उसको मुआवजा राशि 50 लाख रुपए दी जाएगी। तो ये सभी एक ही तरह के क्वेश्चन थे, इसलिए हमने एक ही जगह आपको बता दिया, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कतर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए। कतर में भारत के नए राजदूत, कतर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए, अगर इनका नाम पूछा जाए, इनका नाम है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल कतर में भारत के नए राजदूत होंगे। बहरीन में भी नियुक्त हुए हैं, तो बहरीन के भी याद रखिएगा कि बहरीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए, इनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए कि युगांडा में भी अभी नियुक्त हुए, तो युगांडा के भी इसी जगह लिख लीजिएगा। युगांडा में भारत की ओर से नए राजदूत कौन नियुक्त हुए, तो इनका नाम है ए अजय कुमार। ए अजय कुमार। इसके बाद अगला एक नोट कर लीजिएगा, फ्रांस में भारत के राजदूत पहले से नियुक्त हैं, इनका नाम क्या है, तो फ्रांस में भारत की ओर से नियुक्त है, इनका नाम है जावेद अशरफ। जावेद अशरफ, ये फ्रांस में भारत के राजदूत हैं, पहले से नियुक्त हैं। इसके बाद अगला याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया में अभी नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है जयदीप मजूमदार। ऑस्ट्रिया में भारत के नए नियुक्त हुए राजदूत जयदीप मजूमदार, तो इनको भी एक ही जगह नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट बात करें, स्लोवेनिया में अभी नियुक्त हुई हैं, लास्ट नोट कर लीजिएगा,
स्लोवेनिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो स्लोवेनिया में नियुक्त हुए नम्रता एस कुमार। नम्रता एस कुमार को नियुक्त किया गया। इतने पॉइंट ये सब आप एक ही जगह नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। इसके बाद है लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष ये कौन नियुक्त हुआ है? तो लोक उद्यम चयन बोर्ड जिसे शॉर्ट में PESB भी लिखा जाता है, PESB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। राजीव कुमार को आप जानते हैं, पहले से ये पूर्व वित्त सचिव है भारत सरकार के, तो याद रखिएगा राजीव कुमार को अब लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। राजीव कुमार ये पूर्व वित्त सचिव हैं और ये 3 साल के लिए अपना कार्यभार करेंगे। इसके बाद अगली बात आती है कि इनकी जगह पर ये किसकी जगह पर आए हैं, यानी इनकी जगह पर पहले कौन थे? तो इनकी जगह पर पहले थे कपिल देव त्रिपाठी। यानी यहाँ पर पहले कौन थे? तो पहले थे कपिल देव त्रिपाठी। अब कपिल देव त्रिपाठी पहले इस पद पर थे, लेकिन अब कपिल देव त्रिपाठी, हमने पिछले बार बताया था आपको, कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के मुख्य सचिव बन चुके हैं। तो राष्ट्रपति के अब सचिव के रूप में कार्य कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति के सचिव बन चुके हैं अब कपिल देव त्रिपाठी, इसलिए यहाँ पर पद रिक्त हुआ और अब आ गए यहाँ पर कौन, यानी नए अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार। इसके बाद अगली बात करें कि राष्ट्रपति के जो सचिव पहले कौन थे? तो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में पहले कौन काम कर रहा था? तो पहले यहाँ काम कर रहे थे, इनका नाम था संजय कोठारी। संजय कोठारी पहले काम कर रहे थे। ये संजय कोठारी पहले राष्ट्रपति के सचिव थे, लेकिन अब ये संजय कोठारी कहाँ पहुंच गए? तो संजय कोठारी अब आपके पहुंच गए हैं CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर कौन है? तो संजय कोठारी है। संजय कोठारी पहले कहाँ थे? तो ये राष्ट्रपति के सचिव हुआ करते थे। इनको वहां से इन्होंने इनको यहाँ पर लाया गया। तो ये सब क्रम से है, जैसे कि लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष राजीव कुमार को बनाया गया। इनकी जगह पहले कौन थे? कपिल देव त्रिपाठी। तो कपिल देव त्रिपाठी अब कहाँ है? तो ये राष्ट्रपति के सचिव हैं। राष्ट्रपति का सचिव कपिल देव त्रिपाठी से पहले कौन था? संजय कोठारी। तो संजय कोठारी अब कहाँ है? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर कार्यरत है। यहाँ से एक बात और याद रखनी है कि जो संजय कोठारी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में विजिलेंस कमिश्नर की भी नियुक्ति कर दी है। तो याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा विजिलेंस कमिश्नर किससे नियुक्त किया गया? तो विजिलेंस कमिश्नर अब बनाए गए हैं, इनका अभी नियुक्ति हुई। इनका नाम है सुरेश एन पटेल। इनका नाम है सुरेश एन पटेल। ये आपके अब विजिलेंस कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। तो यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। एक बात आपको और याद रखनी चाहिए
जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो समिति का नाम था के संथानम समिति। के संथानम समिति की सिफारिश पर ही इसकी स्थापना, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर या किस समिति की सिफारिश पर? के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 1964 में। वहां पर यह डिसाइड किया गया कि एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, जबकि 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। तो वहां से याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर इस समय कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, या यहाँ पर मुख्य सतर्कता आयुक्त भी लिख सकते हैं। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में अब कौन कार्य कर रहा है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त है संजय कोठारी। और विजिलेंस कमिश्नर ये नई नियुक्ति है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मई करंट अफेयर्स का ही मिलेगा। मई करंट अफेयर्स के लगभग 2 से 3 वीडियो या 4 वीडियो तक भी जा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको 3 वीडियो तक या 4 वीडियो तक पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक कवर करा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिए गए हैं, जहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।